Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha IS Academy free foundation course on environment and we are at the lecture 10. बेसिकली अब हमने बहुत सारा चीज़ कवर कर लिया है. अब हम पहुंच गए हैं नेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे. नेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में हम मोटा माटी 6 चीज़ें पढ़ेंगे. ग्लोबल बाद में पढ़ेंगे, उसको भी 2 लेक्चर में ही पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा. नेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में कौन कौन से हो जाएंगे, पहले तो हम हिमालयन रीजन में पढ़ लेंगे क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव रीजन है. वेस्टर्न घाट्स भी है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स को हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि वेस्टर्न घाट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम पे. जो इंपॉर्टेंट है हमने वही लिया है, वो इंडियन हिमालयन रीजन जो है. देन पाम ऑयल, सैंड माइनिंग एंड सीसीडी क्या होता है, क्लोनी कोलैप्स डिसऑर्डर. एंड बस छोटा सा एक स्लाइड पढ़ेंगे कि भाई जो रेलवे एक्सीडेंट्स की वजह से, रेल की वजह से जो नेचर में एक्सीडेंट्स होते हैं या एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है या और जितना भी नुकसान होता है तो वो देखेंगे. तो दैट आर नेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज. सो लेट्स बिगिन फॉर द डे एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम. एंड जो भी आपको दिक्कत लगती है, कोई डाउट लगता है, आप हमसे हमेशा पूछ सकते हैं. और प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. और आपको लगता है कि आपको कोई फीडबैक देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं. हम उसको ज़रूर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उस फीडबैक पे काम करें. थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस. लेट्स बिगिन फॉर द डे. तो पहले इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हमारे पास है इंडियन हिमालयन रीजन. देखो यार, हिमालयन रीजन ना हमारा बड़ा, पहले तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ. बेसिकली ये हमारा हिमालयन रीजन है. लगभग 13 स्टेट्स ये कवर करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टिल ऑल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, देन डाउन पे आपका वेस्ट बंगाल तक जाता है. ठीक है. देन अब ये कंटिन्यूस जोन है. अब जब हम इसको सेफ गार्ड करने की बात करेंगे ना, तो वी नीड नेपाल एंड भूटान ऑल्सो विद अस. ठीक है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट. तो मैप से किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करिए. तो जो इंडियन हिमालयन रीजन है, इट्स ट्रांजेंट्स थ्रू 13 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बिकॉज नाउ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर यूनियन टेरिटरीज. इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का जो अगर टोटल जोग्राफिकल एरिया की बात करूँ तो 16.2% जो है हिमालयन रीजन में आता है. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो एक तो बहुत सारी रिवर्स, मेनली जो रिवर्स हैं वो हिमालय रीजन से निकलती है. अभी गंगोत्री से निकलती है. गंगोत्री से एक्चुअली गंगोत्री से में निकलती, वो आपका देवप्रयाग में आके जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है तब गंगा बनती है. हाँ ठीक है. तो ये याद रखिएगा. 5 प्रयाग भी याद कर लीजिएगा, कभी भी पूछ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में. ठीक है. कभी शॉर्ट्स बना देंगे छोटा सा, वहीं बता देंगे. ठीक है. देन 16.2% जो है जोग्राफिकल एरिया वो आपका हिमालयन रीजन में. अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो लार्जली जो है, जो अगर मैं सबसे देखो 3 ईस्ट हैं इसकी रेंजेस. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ 2 ही रह जाती है ना. ये आपका शिवालिक्स हो गए, ये मिडिल हिमालयस या अपर हिमालयस को ट्रांस हिमालयस भी बोलते हैं. तो ये जो अपर हिमालयस है ना, ये तो ऑलमोस्ट पूरे साल इनमें बर्फ़ जमी रहती है. बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और यही ग्लेशियर जो है नदी का स्रोत हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं. तो पेरेनियल रिवर्स, 12 मासी जो रिवर्स हैं वो देता है हमें हिमालयन रीजन. ठीक है. देन बहुत सारा ग्रीन कवर रहता है. अगर आप इस समय हिमालयन रीजन में गाड़ी लेकर निकल जाओ तो जैसे वेस्टर्न घाट्स एकदम ग्रीन रहता है, वैसे हिमालयन रीजन इस समय बरसात के मौसम में, मानसून में ग्रीन कवर रहता है. तो ग्रीन कवर मतलब बहुत सारे ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ पे. फॉरेस्ट में क्या होगा, वो एक तरीके से कार्बन सिंक का काम करता है. ठीक है. देन वहाँ पे बहुत सारी आपकी इंडिजीनियस लोग्स हैं, ट्राइब्स हैं. नॉर्थ ईस्ट में तो कितनी सारी ट्राइब्स हैं. देन एरियाज़ ऑफ, अगर आप हिमाचल उत्तराखंड की बात करें, वहाँ पे भी ट्राइब्स हैं. जैसे जौनसार बावर रीजन किसने सुना होगा, तो वहाँ पे जौनसारी ट्राइब रहती हैं. तो उनका जो है अपना एक हैबिटेशन है, अपना एक कल्चर है और उनके अपनी एक नॉलेज सिस्टम है जो उन्होंने ड्राइव किया नेचर से, जिनको हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स भी बोलते हैं. और वो एट टाइम्स अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन में, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करना है कि जितना हम नेचर के क्लोज रह के बिना उसे एक्सप्लॉइट किए अपना काम कर सकते हैं, उतना हमें काम करना है. तो यही बात थी किसके लिए, इंडियन हिमालयन रीजन के लिए, कि इट इज़ हैज़ अ डाइवर्सिटी इन इंडिजीनियस ह्यूमन हैबिटेशंस, कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम्स. देन बात करें तो वर्ल्ड के जो 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उसमें से हिमालय भी है. इंडिया में आपका वेस्टर्न घाट्स है, देन इंडो बर्मन जो रेंज है, जो पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार को कवर करता है, वो भी है. लेकिन अभी हम हिमालयस की बात करें तो हिमालयस भी जो है 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में है. तो ये क्या दिखाता है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो यहीं पाए जाते हैं, एंडेमिक हैं. इनफैक्ट
8,000 स्पीशीज़ हैं यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स के, ठीक है। एंड नियरली 50% ऑफ द टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, 50% प्लांट्स या जो जिसमें फ्लावर उगते हैं वो आपकी हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में जाएंगे तो वहाँ एक फूलों की घाटी है, इस समय बहुत ही खूबसूरत होती है और फूल ही फूल निकले होते हैं, और वो कोई लगाता नहीं है, वो नेचर आपको देती है, वो नेचर लगा के देती है आपको, ठीक है। एंड लगभग 30% जो फ्लावर्स हैं वो एंडेमिक है, मतलब सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। 816 ट्री स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिसमें से 675 एडिबल है एंड 740 की मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कीड़ा जड़ी का नाम सुना होगा किसी ने, वो हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है। देन ये तो बात थी उसकी जो एनिमल्स एंड प्लांट्स या फ्लोरा फौना से रिलेटेड। देन उसका क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिमालय जो है एक तरीके से बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जो यहाँ से साइबेरियन हवाएं आती हैं, ठीक है, या इधर से अपर लैटिट्यूड ठंडी हवाएं आती हैं, उसको रोकता है, ठीक है। देन मॉनसून को बिल्डअप करने में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बड़ी मदद करता है, ठीक है। और इसका अपना इकोलॉजिकल महत्व तो है ही है। इट प्रोवाइड्स इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ऑफ द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं ना, कि एक तरीके से खड़ा है, ठीक है, एक तरीके से आपका ये हिमालय एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। ये आपको सिक्योरिटी, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी की बात करूँ उसमें भी एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड करता है। लेकिन अब क्या है कि विद टाइम हमें तो आदत है एक्सप्लॉयटेशन करने की, डिग्रेडेशन करने की। अब क्या हो गया, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आपने केदारनाथ ट्रेजेडी देखी होगी, कितने सारे लोग जो घर थे वो नदियों के किनारे बने हुए थे, और जबकि ये क्लियरली बताया गया है कि कुछ जगह छोड़ के आपको नदियों से दूर घर बनाने, फ्लड प्लेन में घर नहीं बना सकते आप, लेकिन लोग वहाँ भी बना देते हैं। फिर क्या होता है, आपदा आती है और आपदा में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का भी और लाइफ का भी। तो हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इनफैक्ट जो अगर आप गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें तो हर साल मेरे ख्याल से 50 कुछ सेंटीमीटर्स वो घटते चले जा रहा है, ठीक है। देन उससे क्या हो रहा है कि जो वॉल्यूम था पानी का वो घट रहा है, वेरिएशन है पानी के फ्लो में। बरसात होती है तो अच्छा फ्लो होता है, जब पानी नहीं होता गर्मियों में कम हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी में लॉस है, ठीक है। इकोलॉजी में चेंज हो रहा है, जो वहाँ के इकोसिस्टम्स हैं, नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, उनमें चेंज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं जो डिपेंडेंट हैं उस पर वो इफेक्ट हो रही है। क्योंकि भैया उनको तो अब देखो, उनको तो अब मान लिया एक एक्स ट्राइब है, वो किसी पर्टिकुलर प्लांट पे बहुत ज़्यादा अपनी लाइवलीहुड के लिए बेस्ड है, वो प्लांट बेचते हैं, ट्रेडिशनल उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। पता लगा कोई इन्वेजिव स्पीशीज़ वहाँ पे आ गई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसने उस पूरे प्लांट की वैरायटी या स्पीशी को ही वाइप आउट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, लाइवलीहुड जो है किस चीज़ का, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, वो चले जाएगा। देन डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन है, ग्लेशियर रिसेशन है। रिसेशन मतलब ग्लेशियर की जो लेंथ है वो घटती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। यही तो अंटार्कटिक और आर्टिक में भी हो रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है, जब लाइवलीहुड चले जाएगी तो सोसाइटीज़ को वो छोड़ के जाना पड़ेगा, जंगल छोड़ के बाहर आने पड़ते हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट डंप किया जाता है। कोई जो ट्रैकर्स हैं, माउंटेन्स, आपने देखा कि माउंट एवरेस्ट तक पे कितना बड़ा, अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें, हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक डालें। अगर आप देखेंगे, देखिए ऐसी चीज़ें में देखनी चाहिए, आप देखेंगे कितने बड़े बड़े प्लास्टिक्स, मतलब प्लास्टिक की कितनी क्वांटिटी हिमालय पे पहुंच गई है, सॉरी माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई है, ठीक है। हिमालय की वेरियस चोटियों पे पाया जाता है। मैं खुद एक पहाड़ी राज्य से हूँ, मैं खुद देखा है कि आप पहाड़ में जाएंगे, प्लास्टिक वहाँ पड़ा हुआ मिलेगा आपको, है ना, वाइन बॉटल्स, दारू शराब की बोतलें, सिगरेट की स्मोक, ठीक है भाई, पियो, देखो कोई मना नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसको ढंग से डिस्पोज ऑफ करो, अच्छे से वेस्ट करो। कोई चॉकलेट का रैपर खाएगा वहीं फेंक देगा, कोई चिप्स खाएगा वहीं फेंक देगा, देखो ये सब आप लेके जाते हो क्योंकि आप एक टाइप से इन्जॉय करने आए हो। क्योंकि जो जितनी भी हिमालयन स्टेट्स हैं उनकी जो इकोनॉमी है वो मेनली जो है टूरिज़्म डिपेंडेंट है, और तो टूरिज़्म का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है हिमालयन रीजन पे, इसी कारण उसका डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट अभी तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये भी बोला है कि आप जितनी भी पीक्स आपने खोली, किसके लिए, टूरिज़्म के लिए, आप स्टडी करें उसको कि कैसे टूरिज़्म ने उन पिक्स को इफेक्ट किया है, कितना गार्बेज वहाँ पे कलेक्ट हुआ है, आप जो गार्बेज कलेक्ट होता है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, जब आपका एक साउथ अफ्रीका के बड़े रिच मर्चेंट्स थे, गुप्ता ब्रदर्स, ठीक है, उनकी बेटी की शादी हुई थी आपका उत्तराखंड में, ठीक है। अब बढ़िया एकदम लश ग्रीन मिडो में एकदम ग्रास लैंड में ऊपर
इतना टन गार्बेज निकला था कि एटलीस्ट इट टुक 1 वीक फॉर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू क्लीन दैट वेस्ट. नाउ they paid for it, but the long term effects, the immediate impact or the long term effect it will have on the ecology and biodiversity of that particular area, उसे कौन देखेगा, उसका पैसा कौन भरेगा. तो पैसे से भी हर चीज़ नहीं होती. ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं एक पेड़ काट के एक पेड़ लगा दूंगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस पेड़ में जो लोग डिपेंडेंट थे, उस टाइप का स्पीशी था, उसमें इतनी सारी जो कार्बन रुकी हुई थी या कार्बन सिक्वेस्टर थी ओवर द ईयर, उसका क्या देखो, है ना. तो हर चीज़ की मैट्रिक होनी चाहिए अपने पास. तो हमने क्या बताया आपको, इंडिस्क्रिमिनेट सॉइल वेस्टिंग है. कौन विजिटर्स आते हैं, ट्रैकर्स आते हैं, माउंटेनर्स आते हैं, उससे क्या हो गया, हाई बायोटिक प्रेशर हो गया. अब क्या हुआ कि देखो, एक जानवर को आराम से घूमने की आदत थी, ठीक है, स्नो लेपर्ड था, वो ये पीक थी, आराम से नीचे आता था, ऊपर जाता था, कोई दिक्कत नहीं. अब यहाँ क्या हुआ, ट्रैकिंग होने लगी, यहाँ माउंटेनियर्स आने लगे, तो क्या हुआ, उसने अपना पाथ चेंज करना पड़ा, उसके जो है छोटा सा एरिया रह गया उसके पास घूमने के लिए. तो ये क्या है, दिस आर काइंड ऑफ बायोटिक प्रेशर जो कि इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी पर पड़ रहे हैं. देन अनप्लैन्ड एक्सपेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गंगा के किनारे कितने सारे घर बन गए, कितने सारे रिवर्स के किनारे कितने सारे घर बन गए. तो ये क्या है, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन है. देन बात करें अगर हम कि क्या हिमालय सूटेबल है सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, देखो बिल्कुल हैं, लेकिन हम उस पर अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रख सकते. क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट आई तो उन्होंने बोला कि सिक्किम और हिमाचल प्रदेश दो ही ऐसे स्टेट हैं जो कि हिमालयन स्टेट, जो कि जिनका इन्वायरमेंटल इंडेक्स लो है, मतलब वो वहाँ पे आप टूरिज्म कर सकते हो. देखो हिमाचल जो है बड़ा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पॉलीथीन बैंड है, ठीक है. उन्होंने एक हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट निकाला हुआ है, जिससे आप जो है कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज पब्लिक ड्रेन और रोड पे नहीं फेंक सकते. तो एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. देखो रूल्स बनाना एक अलग बात है, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ी बात है. अगर आप रूल्स बना के बुक्स में रख दोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है. जब तक आप उसको ज़मीन पे नहीं उतारोगे, जब तक आप उसको धरती पे नहीं उतारोगे, तब तक जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एनी पॉलिसी और लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन ठीक है, तो जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी, हमने बताया आपको, सिक्किम और हिमाचल में आप कर सकते हो. ठीक है, देन उन्होंने बोला कि यार देखो हाईली लुक्रेटिव बिजनेस है. इनफैक्ट जो स्टेट्स हैं वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, वो लगभग $71.5 बिलियन, 71.5 बिलियन US डॉलर की इकनॉमी जनरेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं GDP में. ठीक है, तो वही है कि उन्होंने कहा कि आप टूरिज्म को ऐसा नहीं कि बंद कर दो, अलाउ करो, बट आप उसको सस्टेनेबली डेवलप करो. ठीक है, तो आप जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करो, जो मार्जिनाइज ग्रुप्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दो, वहाँ पे आप लोकल कल्चर का प्रमोशन करो. जिससे क्या होगा, आप जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 8 एंड गोल नंबर 12. गोल नंबर 8 क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. गोल नंबर 12 क्या है, रिसेंट रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. इसको भी आप अचीव कर पाओगे जब आप ये सब काम करोगे. खैर कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं इंडियन हिमालयन रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए. एक तो मैंने आपको बता ही दिया, हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट. देन पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन ऑफ लेक्स इन द रीजन, जैसे डल लेक, नैनीताल लेक, भीमताल, वहाँ पे बहुत सारे 7 ताल है, जैसे नैनीताल में 7 ताल हैं, 7 अलग अलग लेक्स हैं, तो उनको कंजर्व करने के लिए बहुत सारा काम किया जाता है. देन असम हिल लैंड एंड इकोलॉजिकल साइट्स प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2006. क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कटिंग होती थी हिल्स की और वाटर बॉडीज़ फिलअप हो जाती थी उससे, तो उसको रोकने के लिए असम गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया. ये प्रॉब्लम गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा हुई थी. देन आप जो अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं वो उसमें आप जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप जो है जो भी आप बनाएं या जो भी आप प्लानिंग करें उसको आप अच्छे, जो भी आप बनाएं उसको आप अच्छे से प्लान करके बनाएं, है ना, आइडेंटिफाई करके बनाएं और रिफॉर्म्स को जो है एनकरेज करें. देन सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, आपको बताया, मैंने आपको बताया कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. तो आप जो है वेस्ट सेग्रीगेशन करें. देखो वही जो सॉलिड वेस्ट होता है, वेस्ट सेग्रीगेशन करें. जो आपको बायोडिग्रेडेबल है उसका बायो कंपोस्ट बनाएं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसे भी सेपरेट करें, रीयूज़ करें. 4 R's का इस्तेमाल करें, रिफ्यूज़, रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस, है ना, इन 4 R's का इस्तेमाल करें. जो फिर बच गया उसको आप सेफली जो है डिस्पोज ऑफ करें. यही आपके पास ऑप्शन है और यही बेटर ऑप्शन भी है. देन आप जो है बेस्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस हो गई, जैसे अलास्का मॉडल है. तो अलास्का क्या है, अलास्का एक बड़ी पिक्यूलियर टाइप की इकोलॉजी है और US के लिए. तो उन्होंने तो पता नहीं कितने पेपर लिख दिए और उनकी कोशिश यही है कि जैसी अलास्का की इकोलॉजी या इकोसिस्टम है उसको वैसे ही प्रिजर्व किया जाए, वैसे ही कंजर्व किया जाए. ऐसे ही जैसे आप पार्टिसिपेटरी प्लांटेशन करते हैं, एक प्रोग्राम है उत्तराखंड में बद्री वन. ठीक है, बद्री वन, अब बद्री वन क्या है, बद्रीनाथ एरिया चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो आता है वहाँ पे चलाया गया. वहाँ पे देखो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल भी है रिलीजन और इन्वायरमेंट का. वहाँ पे क्या होता है कि सैपलिंग्स दिए जाते हैं एज अ रिचुअल, मतलब आपको
एज अ रिचुअल कि भैया आप ये प्लांट ले जाइए। तो लोग क्या करते हैं, कई बार प्लांट वहीं पे लगा देते हैं, कभी घर ले जाते हैं, घर में जाकर ले जाते हैं कि भैया हम बद्रीनाथ से वो लेके आए, तो उन्हें लगता है कि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ आ गया। तो ये क्या है, दिस इज़ हाउ रिलीजन कैन बी यूज्ड, और रिलीजन गोज इन हैंड विद इन्वायरमेंट, है ना। आप रिलीजन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रिलीजन को सही तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, और उससे जो टूरिज़्म वहाँ जनरेट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ठीक है। क्योंकि बद्रीनाथ एक रिलीजियस प्लेस है, हज़ारों लोग, लाखों श्रद्धालु वहाँ पे आके आते हैं, उससे वहाँ क्या होता है, वहाँ पे रोज़गार बढ़ता है। और आपने क्या किया, जब श्रद्धालु आया तो आपने उसको एक सैपलिंग भी दे दी, है ना, छोटा सा पेड़ दे दिया, तो हो सकता है उसने वहीं पे लगा दिया या वो घर ले गया, तो उससे क्या होता है, पार्टिसिपेटेड प्लांटेशन, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। देन आप इको कल्चरल लैंडस्केप्स को प्रमोट करें, ठीक है। जैसे डैमाजोंग हो गया, बुद्धिस्ट लैंडस्केप है, अब टानी इको कल्चरल लैंडस्केप है अरुणाचल प्रदेश। देखो इको कल्चरल लैंडस्केप क्या होता है कि मैं आपको कैसे बताऊं, कभी आप इसलिए कहते हैं घूमा भी करो। अगर आप अरुणाचल में गए, मान लिया आप टानी ट्राइब के किसी एरिया में गए, तो वहाँ पे आपको एक अलग ही फील आएगी, उनके अलग टाइप के कल्चर होंगे, अलग टाइप के बोर्ड्स होंगे, अलग टाइप की लैंग्वेज होगी, अलग टाइप का ड्रेसअप होगा, तो वो वहाँ का, और उन्होंने पेड़ों को अपने हिसाब से बनाया हुआ होगा, ठीक है, पेड़ों को अपने हिसाब से डेवलप किया हुआ होगा, है ना, उसको जो यूज़ है उस एरिया का उसको अलग तरीके से किया होगा, तो वो क्या है, वो वहाँ का इको कल्चरल लैंडस्केप है, तो उसको वैसे ही इंटैक्ट रखा जाए। क्योंकि ये देखा गया है कि जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो लोग जंगल में रहते हैं आज भी, वो जंगल के बहुत पास हैं, वो उनको जंगल की अच्छी समझ है हम लोगों से, और वो उसको बेटर प्रिजर्व एंड कंजर्व करते हैं, ठीक है। देन इको टूरिज्म विलेजेस बना सकते हैं, जैसे पार्क सेंचुरीज, देन ठीक है। फिर देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे एक हिमालयन होम स्टेज प्रोग्राम किया, उसमें क्या किया कि बहुत सारे लोगों ने आके, कम्युनिटी ने आपने मैनेज किया होम स्टेज को, खाना दिया, किसी को नहाने के लिए गर्म पानी, कोई नहाने के लिए गर्म पानी ले आया, कोई सेब ले आया, कोई बुरास का जूस ले आया, कोई जो है कुछ बेचने के लिए लिया है। तो क्या हुआ, उससे क्या हो गया, वहाँ का डेवलपमेंट भी हुआ, वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, और सस्टेनेबल जो सस्टेनेबिलिटी थी वो भी इंटैक्ट रही। इनफैक्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है, उसमें एक जो वर्टिकल है वो एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम भी है। तो यही दर्शाता है, क्योंकि 8 मिशंस हैं NAPCC में, तो उनमें से एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम्स भी है, ठीक है। और ये क्या दर्शाता है, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि हिमालयन इकोसिस्टम्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, तो मैंने आपको बता ही दिया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि भूटान और नेपाल भी हिमालयन रेंज का पार्ट बनते हैं, तो आप उनके साथ एक शेयर्ड विजन डॉक्यूमेंट बनाएं, उनसे सीखें, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी प्रैक्टिस हैं जो उन देशों से सीख सकते हैं, कुछ हम उनको सिखा सकते हैं, ठीक है। आप जो फॉरेस्ट है उसको बचाएँ, जो थ्रेटेड एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, उनको बचाएं, और जो इंटीग्रिटी है किसी भी इकोसिस्टम की उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश करें, डेवलपमेंट करें, वो सस्टेनेबल तरीके से करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करें, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका इस्तेमाल करते हुए करें। तो ये तो बात थी इंडियन हिमालयन रीजन की। अब बात करते हैं सैंड माइलिन की। सैंड मतलब बालू मतलब सबको पता है, बालू माफिया कितना बड़ा माफिया है, ठीक है। लोग गन वन लेके चलते हैं, ठीक है। आपने देखा क्रशर वशर लगे रहते हैं, जो क्रशर वशर के मालिक होते हैं वो सब अपने साथ गन वन लेके चलते हैं। हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सबसे ज़्यादा माइनिंग, इलीगल माइनिंग होती है बहुत ज़्यादा। illegal mining leads to the loss of revenue to the government and creates an economy, underground economy, that is a black economy, ठीक है। तो सैंड माइनिंग की अगर हम बात करें, सैंड माइनिंग है क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है, where this practice becoming an environmental issue as a demand for sand increases in industry and construction, ठीक है। इनफैक्ट सैंड जो है एयर और वाटर के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला नेशनल रिसोर्स है, नॉन कोहेसिव है, चिपकता नहीं है ना। रेता या मिट्टी देखा आपने, बालू, वो चिपकता भी नहीं है, ठीक है। अगर आप नेशनल सोर्सेज की बात करें तो आपको रिवर में मिलेगा, टेरेस्ट्रियल एंड डिपॉजिट, सैंड डिपॉजिट्स में मिलेगा, और रॉक क्वेरीज में मिलेगा, बीच सिस्टम्स में मिलेगा, मरीन इन्वायरमेंट में मिलेगा। इन्वायरमेंट देखो, और सुप्रीम कोर्ट की कई सारी रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट कई बार चुका है कि भैया सैंड माइनिंग प्रोहिबिट नहीं कर सकते। देखो सैंड माइनिंग कई बार ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर आप वाटर बेड को ड्रेजिंग नहीं करेंगे, उससे हटाएंगे नहीं मिट्टी और बालू, तो वो तो भर जाएगा, ठीक है। भर जाएगा तो फ्लडिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो एट टाइम्स इन सीजन्स, मानसून से पहले जो है सैंड माइनिंग अलाउ कर दी जाती है कि भैया ठीक है हटा लो, आप इसको पत्थर वत्थर निकाल लो नदी से। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे मानसून में नहीं होती, नदी का स्तर थोड़ा सा कम होता है, लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, डेवलपिंग इकोनॉमी है इंडिया की, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, तो सैंड की डिमांड ज़्यादा है। इनफैक्ट सैंड सिर्फ कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं होता है, इट इज़ यूज टू मेक फूड, वाइन, टूथपेस्ट, ग्लास, माइक्रो प्रोसेसर, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, पेपर, पेंट, प्लास्टिक, कंस्ट्रक्ट रोड, बिल्डिंग, डैम्स, ठीक है।
ये इसलिए बताया क्योंकि आजकल यूपीएससी पूछ लेता है भैया सैंड, तो आप बोलोगे यार सैंड और टूथपेस्ट, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्यों टूथपेस्ट में इस्तेमाल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, होता है। और सैंड जो है उसको जो है माइक्रो मिनरल का दर्जा, माइनर मिनरल का दर्जा दिया गया है इसमें MMDR में, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में। अभी हम आगे बढ़ाएंगे आपको। एंड इज द सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल सोर्स, तो थर्ड मोस्ट यूज सोर्स है एंड सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स है आफ्टर वाटर, राइट। ठीक है, क्या रीज़न है कि अनसस्टेनेबल सैंड माइनिंग है? एक तो आपकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, स्टेट के पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है सैंड माइनिंग का, इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, सैंड कहाँ कहाँ कैसे कैसे निकालनी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है, और जो देख रेख है वो कर नहीं पाते क्योंकि इतना भाई इतनी बड़ी रिवर है, आप कहाँ का सर्वेलेंस करोगे? यहाँ कर लोगे तो लोग यहाँ निकल जाते हैं। और रात को तो आप कभी जाकर देखना, रात को और सुबह सुबह 3-4 बजे के आसपास इतनी सैंड माइनिंग होती है इलीगल कि कुछ कहने की बात नहीं है। ठीक है, अर्बनाइजेशन ड्राइव करता है उसको। ठीक है, और ऑल्टरनेट लोग ऑल्टरनेट्स पे जाना नहीं चाहते क्योंकि ऑल्टरनेट्स थोड़े से महंगे हैं। ठीक है, और सैंड को जो है आज भी एज अ मिनरल जो उसकी वैल्यूएशन है वो बहुत कम है, तो सरकार जो है बड़ा कम, जो सरकार पैसा लेती है वो बड़ा कम लेती है। ठीक है, और सरकार और इलीगल में थोड़ी सी, अब क्योंकि अगर सैंड क्या होगा महंगी भी होगी तो ज़्यादा महंगा तो बेच नहीं सकते, तो लोग इलीगली माइनिंग कर देते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या है सैंड माइनिंग के? अगर हम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो जहाँ पे खुदाई होगी वहाँ इरोजन होगा, कोस्टल एंड रिवर इरोजन। ठीक है, देन जो इरोजन डेल्टाज में इरोजन होता है। ठीक है, जब आप इरोजन होता है तो आप नेचुरल बैरियर्स को तोड़ देते हैं तो पानी अंदर आ जाता है, तो सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल होता है। सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल से क्या होगा? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल घट जाएगी। ठीक है, जो एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्राउंड वाटर होता है, वो सब इफेक्ट होता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, और अगर आप गर्मी में उसको निकालेंगे, अगर मतलब हवा आ गई तो धूल धूल हो जाती है, तो फॉग हो जाता है, डस्ट फॉग हो जाता है। सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो जो लोग वहाँ काम करते हैं, कई बार लोग बह जाते हैं, तो हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू है। देन वाटर स्ट्रेस पैदा करता है, क्योंकि क्या होता है कि सैंड में भी वाटर रिटेंशन की पावर होती है, वही पानी को पर्कुलेशन में मदद करता है और पानी को रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, स्टेलाइजेशन होता है सॉइल का, हमने आपको बता दिया। सी लेवल राइस होता है उससे, और सोशल क्राइम से सोशल डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा है, इलीगल माफियाज हैं सैंड माइनिंग में। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज की बात करें तो वो कार्बन सिंक को घटाता है और CO2 एंड ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ करता है, कहाँ? एटमॉस्फेयर में। क्या कर सकते हैं हम? देखो, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिसीज़ अपनी सही बनाएं। रिकोगनाइज सैंड एज ए स्ट्रेटेजिक रिसोर्स डिलीवरिंग क्रिटिकल इकोसिस्टम, पहले तो आप उसकी वैल्यू सही रखें। ठीक है, तो आप वैल्यू सही लगाएं। ठीक है, देन प्लानिंग अच्छे से करें, अच्छी सी पॉलिसी बनाएं, जियो टैगिंग, जियो फेंसिंग का इस्तेमाल करें, इलीगल माइनिंग को रोकें, जो एग्जीक्यूशन है उसको सही करें, मॉनिटरिंग करें, कैमराज का इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है आप कर सकते हैं अच्छी चीज़ों, मतलब सैंड माइनिंग को रोकने के लिए। देन आप पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। आप जो है एक सर्कुलर इकनॉमी बना सकते हैं कि भाई जो चीज़ें सैंड से बनी हुई आप उसको रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें। ठीक है, जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको बेटर एफिशिएंट कर सकते हैं कि भैया कम रेत या कम बालू का इस्तेमाल हो, लो राइज बिल्डिंग बनाएं, बड़े बड़े स्काई के क्रेपर्स बनाने से बढ़िया। ठीक है, देन सस्टेनेबली यूज़ करें। आपकी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क्स बनाएं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ठीक है, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे लोकल लेवल पे वेरियस पार्ट्स को करना चाहिए, फिर आपका लोकल, स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, हर लेवल पे आपका पॉलिसी होनी चाहिए। देन आप मैपिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, साइंस बेस्ड डेटा, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटोग्राफिक डेटा जो कि आप साइट से आपको आता है, मैप्स देख सकते हैं, है ना। आप आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही सैंड माइनिंग को रोक सकते हैं। आप एफिशिएंसी, मैंने आपको बता दिया, सर्कुलर इकनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। GPS इनेबल्ड ट्रांसपोर्टेशन लाए, भाई ट्रक्स है, आप ट्रक्स पे आप देख सकते हैं भैया रात को 12 बजे एक ट्रक नदी के पास है, तो मतलब ठीक है इलीगल माइनिंग हो रही है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या एग्जाम्पल है? इट इज़ एग्जाम्पल बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन स्टॉप सैंड माइनिंग। जो सैंड माइनिंग के ऑल्टरनेटिव्स हैं आप उसको इस्तेमाल करते हैं, बस थोड़े से महंगे होते हैं इसलिए लोग इस्तेमाल नहीं करते। जैसे सैंड होती है, मैन्युफैक्चर सैंड, देन ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, वाटर बॉश ऐश है, जब नीचे आप कोयले को तो नीचे एक ऐश जम जाती है, वो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शीट ग्लास पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्वेरी डस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर दी ऑल्टरनेटिव्स टू दी सैंड।
सैंड माइनिंग मैनेजमेंट इंडिया, मैंने आपको बताया कि सैंड को जो है माइनर मिनरल का दर्जा है किसमें, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसको MMDR एक्ट बोला जाता है। स्टेट की इसमें क्या होता है, स्टेट के पास पावर है to frame rules regarding the illegal mining, transportation and storage of minerals. In fact, the Union Environment Ministry has laid emphasis on monitoring of the mined out material, कि कितना माइनिंग हुआ, कैसे हुआ, हर चीज़ की तुलाई होनी चाहिए, ट्रक का वेट होना चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं है, सब पॉलिसी में ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी, मजा आता हूँ रिपोर्ट रिलीज़ करने में, इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020 टू चेक इलीगल माइनिंग इन द कंट्री। तो ये थी सैंड माइनिंग की, दो हो गए। अब हमारे पास आ गया है पाम ऑयल। देखो पाम ऑयल क्या है, पाम ऑयल सस्ता पड़ता है, इसके लिए बड़ा यूज़ है इसका। इंडिया जो है लगभग 7.54 मिलियन टन्स का यूज़ करता है और पैदा कितना करता है, 0.7 मिलियन टन। इंडिया में ही अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, 86 लगभग 86% ऑयल प्रोड्यूस करता है, पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है, उस फॉलोड बाई केरला एंड देन कर्नाटका। और जो स्टेट्स हैं जहाँ पे पाम ऑयल होता है तो उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा एंड गुजरात, ऑल कोस्टल स्टेट्स, ठीक है। बड़ा वैल्यूएबल इकोनॉमिक क्रॉप है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा पाम ऑयल एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में। फ़ायदा इसलिए इसका ज़्यादा है क्योंकि आप नॉर्मल सनफ्लावर लगाएंगे, मस्टर्ड लगाएंगे, तो एक मान लिया मैं बोल रहा हूँ 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर में अगर तीनों में बात करें तो सबसे ज़्यादा तेल पाम ऑयल निकलेगा। पाम ऑयल जो है 4 to 5 टाइम्स आउटपुट उसका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लैंड होल्डर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कैश इकनॉमी में और अपनी लाइवलीहुड इंप्रूव कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटी इंप्रूव कर सकती है। बहुत सारे लोग इस पर लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं और यही इसके डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं पाम ऑयल के इंटरनेशनली, तो वो जो लोग जो सिर्फ इस पर डिपेंडेंट हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। देन बात करें इंपॉर्टेंस, मैंने आपको बता दिया पाम ऑयल की इंडिया में क्या है कि हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कम है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं इंटरनेशनली तो 10% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, जितना भी अगर मान लिया 100 लीटर तेल पूरे वर्ल्ड में उगता है तो 10 हम लोग कंज्यूम करते हैं, 10 इंडिया कंज्यूम 10% ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ द पाम ऑयल, ठीक है। अब क्या है कि इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं और ऑयल्स के साथ, तो इसलिए भी इसको डिमांड बढ़ जाती है। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, एक्चुअली 1990 में येलो रेवोल्यूशन चलाई। येलो रेवोल्यूशन किसके लिए, जैसे वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए थी, ऐसे ही येलो रेवोल्यूशन हमने ऑयल सीड्स के लिए चलाई। फिर हमने एक नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम भी चलाया, ताकि हमारी जो डिपेंडेंस है उस पर घट सके। और कुकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पाम ऑयल, क्योंकि थोड़ा सस्ता भी पड़ता है ये। गवर्नमेंट ने ये इंटेंशन भी जताई है कि इट विल क्रिएट एन एडिशनल 6.5 लाख हेक्टेयर अंडर पाम ऑयल कल्टिवेशन। ये तो इसकी अच्छी बात थी। प्रॉब्लम क्या है पाम ऑयल कल्टिवेशन से, मैं आपको इंडोनेशिया एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इंडोनेशिया में एग्जैक्ट फिगर हमारे पास था, ठीक है, हाँ, इंडोनेशिया में लगभग 1,15,495 हेक्टेयर, दैट इज़ 1,15,495 हेक्टेयर का फॉरेस्ट उन्होंने काट दिया, फॉरेस्ट कवर खो दिया है उन्होंने ड्यू टू दी ऑयल पाम प्लांटेशन। मैंने आपको बताया वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर है इंडोनेशिया, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आप देखो पाम जो क्या एक टाइप का प्लांट है, प्लांटेशन होनी है, कहाँ होनी है, ज़मीन पे ही होगी, समुंदर में तो होगी ही नहीं। लैंड चाहिए, लैंड कहाँ से आएगी, जब आप फॉरेस्ट क्लियर करेंगे तब लैंड आएगी आपके पास। तो क्या हुआ, फॉरेस्ट हट गया। अब देखो हर चीज़ कनेक्टेड है इन्वायरमेंट में, फॉरेस्ट हट गया तो जो फॉरेस्ट में कार्बन थी, कार्बन सिंक जो था वो कार्बन पूरी एटमॉस्फेयर में चलेगी, तो क्या हो गया, आपके कार्बन एमिशन लेवल बढ़ गए। कार्बन एमिशन लेवल बढ़ गए तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो क्लाइमेट चेंज हो गया। अब आपने पेड़ काटे, तो वहाँ पे लोग रहते थे, वहाँ पे इंडिजीनियस लोग रहते थे, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते थे, जो लोग लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट थे उन फॉरेस्ट पे, उनका लाइवलीहुड चला गया, उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट हुई, तो इट गिव राइजेस टू कॉन्फ्लिक्ट। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रमोशन चल रहा है ऑयल पाम का और वो पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया भी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टसल चलता रहता है गवर्नमेंट और लोकल पीपल के बीच में पाम ऑयल प्लांटेशन को लेके। देन हर नॉर्मली जो है ये प्लांट जो है लगभग 0 to 8 डिग्री नॉर्थ साउथ के लिए सूटेबल है, वहाँ उगता है ये। इंडिया जो है 8.4 से तो स्टार्ट ही होता है, लैटीट्यूड की बात करूँ मैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 8 तक ये सही उगता है,
वो ऊपर भी सकता है, लेकिन मतलब जो उसका नॉर्मल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 0 to 8 नॉर्थ साउथ है। इंडिया स्टार्ट ही 8.4 से होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देन आप एकदम पूरा इकोसिस्टम चेंज कर रहे हो, तो क्या हुआ कि एग्रो आपने एकदम एग्रीकल्चर सिस्टम चेंज करे, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपके एग्रो इकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है लोकल इकोलॉजी पे। इनफैक्ट 2020 में एक स्टडी हुई जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश की जो फॉरेस्ट, उन्होंने जो लैंड यूज चेंज किया फॉरेस्ट टू पाम ऑयल प्लांटेशन में, तो ये देखा गया कि जो फॉरेस्ट कवर है वो रिड्यूस हो गए। फार्मर्स तो खुशी खुशी शिफ्ट हो रहे हैं, फार्मर्स जो है क्लियर आउट कर दे रहे हैं फॉरेस्ट, क्योंकि क्या है ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है किससे, ट्रेडिशनल क्रॉप्स लाइक राइस, मेज़, इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है पाम ऑयल, तो वो पाम की तरफ शिफ्ट हो गई, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, उन्होंने फॉरेस्ट काट दिए। ठीक है, देन ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में भी आ जाता है किससे, हमने बोला कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, इसके लिए हमने एक मिशन भी बनाया हुआ है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये उससे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, आप तो एक तरफ तो बोल रहे हो कि आप पेड़ों को बचाना है, एक तरफ आप फॉरेस्ट काट रहे हो, तो ये जो है थोड़ी प्रॉब्लम है। देन ऑयल पाम कल्टीवेशन के क्या क्या मेजर कंस्ट्रेंट है इंडिया में। देखो मैंने एक तो जोग्राफिकल लोकेशन में आपको बता दी कि 0 से 8 तक ये सही रहता है, इंडिया स्टार्ट ही 8.4 से होता है। एक इरीगेशन इंटेंसिव प्लांटेशन है, पानी बहुत चाहिए होता है, जिससे कि वहाँ के जो सराउंडिंग हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, आपको ऑयल ज़्यादा मिलेगा बट 4 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, देन देर इज़ अ हाई नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विच आर डिपेंडेंट ऑन इट। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है कॉर्पोरेट सेक्टर की। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का थोड़ा सा चेंज होगा, बैकग्राउंड थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकते हैं क्योंकि लाइट चली गई है, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, बट स्लाइड चलती रहेगी। ठीक है, आप स्लाइड्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, देन ये भी एक स्टडी थी बड़ी अच्छी मलेशिया की। मलेशिया में क्या हुआ कि उन्होंने पाम ऑयल कल्टीवेशन को प्रमोट किया, उसके चक्कर में क्या हुआ कि वहाँ पे जो है लेवल ऑफ इनकम जो है इंक्रीज हो गए बहुत सारे फार्मर्स की, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की स्पेशली। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल था कि भैया देखो आप गरीबी से बाहर निकालने का एक अच्छा तरीका है। बट ये भी देखा गया है कि जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस मैंने आपको बताया था कि फ्लक्चुएट करते हैं, तो ये जो हाउस होल्ड्स हैं जो प्योरली डिपेंडेंट हैं किस पे, पाम ऑयल प्लांटेशन पे, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी पाम ऑयल की। अब हम लोग बात करते हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, CCD। देखो CCD आपका कैफे कॉफ़ी डे वाला CCD नहीं है, ये एक्चुअली बीज में एक डिसऑर्डर होता है। उसमें क्या होता है कि जो वर्कर बीज होती हैं, देखो एक आपकी क्वीन होती है, वर्कर बीज होती हैं, देन नर्स बीज होती हैं। वर्कर बीज जो हैं वो छोड़ के चले जाती हैं हाइव को। ठीक है, काफ़ी सारे खाना छोड़ देती हैं पीछे, क्यून को छोड़ देती हैं, एंड फ्यू नर्स बीज विच कैन टेक केयर ऑफ द इमेच्योर बीज एंड द क्वीन। हो क्यों रहा है ऐसा? इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि फ्लावर का कभी कभार जल्दी ब्लूम हो जाते हैं, कभी कभार लेट में ब्लूम होते हैं। तो देखो आपकी एक स्लीप साइकिल है, ऐसे ही बीज की भी एक स्लीप साइकिल होती है, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन जब बाहर आते हैं पता लगता है कि अभी ये फूल उगा ही नहीं है, या ये फूल तो पहले ही उग गया था। ठीक है, और जो पॉलिनेटर्स हैं वो पॉलिनेट करके ले गए इसको। तो बीज जो है एक टाइप का पॉलिनेटर है। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं कि जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, उसमें मदद करते हैं। वो पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरे प्लांट्स पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो दे आर अ काइंड ऑफ पॉलिनेटर, इसलिए जो है बीज की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देन ग्लोबल वार्मिंग हो गई, टाइम बदल गया ब्लूमिंग का। देन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, एक नियोनिकोटोनाइड्स होते हैं उनका, वो एक टाइप के न्यूरो एक्टिव केमिकल होते हैं, वो जो है बीज को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, कई बार किल भी करते हैं, डायरेक्टली किल नहीं करते, बट उनका जो एक्सपोजर है वो बीज के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, देन पैरासाइट्स की बात करें, एक इन्वेजिव वरोआ माइट होता है, वो एक टाइप का पेस्ट है हनी बीज के लिए। ठीक है, देन नए नए डिजीज़ आ गए जैसे इजराइली एक्यूट पैरालाइसिस वायरस, द गट पैरासाइट नोजमिया। ठीक है, ये किस टाइप के डिजीज़ हैं, इसके कारण क्या हो रहा है कि उनकी जनसंख्या कम हो रही है। देन मेटल पॉल्यूशन, क्या होता है फ्लावर से वो सक कर रहे होते हैं, फ्लावर में अगर मेटल पॉल्यूशन हो रखा है या मेटल उसमें स्टैग्नेटेड है, हमने आपको जो बताया था फाइटो स्टेबलाइजेशन है ना, फाइटो रेमिडिएशन पढ़ाया था ना, तो उससे क्या हो रहा है कि मेटल जो है किस में ट्रांसफर हो जाना है, बीज में, उसके वो भी क्या है बीज के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
देन बीज पे स्ट्रेस है। देखो क्या होता है कि कई जगह पॉलिनेशन के लिए उनको इधर उधर किया जाता है, तो कहीं जब उनको आज मान लिया जम्मू कश्मीर में थे, कल उनको आप अरुणाचल ले गए, अरुणाचल से आप उन्हें बंगाल ले गए, बंगाल से आप उन्हें केरला ले गए, तो क्या हो रहा है, उन पे एक टाइप का स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है ना, अलग अलग इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट का उन पे स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक मल्टीपल लोकेशन से दूसरे मल्टीपल लोकेशन पे। देन उनके हैबिटेट लॉस है, उनका जो फार्म्स हैं कम घटते जा रहे हैं, ज़्यादा घर बनते जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ कल तक फूल उगा करते थे वहाँ आज घर बने हुए हैं, तो हैबिटेट लॉस है, ठीक है। चेंज इन हैबिटेट है, जहाँ पे वो जाते थे अब कहाँ जाएंगे, बहुत ही कम हैबिटेट रह गया है। इनफैक्ट कमर्शियल बी कीपिंग आ गई है। कमर्शियल बी कीपिंग में क्या होता है कि मैंने देखा ही कई बार उनको सिर्फ क्या होता है वो चीनी का पानी पिलाया जाता है, चीनी पे फीड ऑन केक, चीनी पे वो लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम आ रही है। क्या कर सकते हैं हम, देखो सबसे पहले तो जो पेस्टिसाइड मैंने आपको बताया था नियोनिकोटिनाइड्स, ठीक है, नियोनिकोटिनाइड्स, निकोटीन जिसमें होता है, ठीक है, वो बड़े लीथल हैं, तो उनको बैन करना चाहिए, ठीक है। या आप स्प्रे कर भी रहे हैं तो तब स्प्रे करें जब विंड नहीं चल रही है, या अर्ली टाइम सुबह पे करें या शाम को करें जब वो जो है पॉलिनेशन करके जा चुके हैं, ठीक है। अब मतलब कोई मधुमक्खी किसी पौधे पे आपको दिख रही है तो तब आप जो है स्प्रे ना करें, तब फ्रेश जगह स्प्रे ना करें, या तो बहुत जल्दी सुबह में करें या रात को करें जब वो पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं। देन आप जो है क्रॉप एंड फार्म डाइवर्सिटी बढ़ाएं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, सिटीजन सबको आके एक साथ काम करना चाहिए, ठीक है। देन आप उनकी हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं, नेक्टर बियरिंग फ्लावर लगा सकते हैं, जैसे मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर अपनी बालकनीज में, टेरेसेज में, गार्डन्स में। अवेयरनेस फैला सकते हैं बच्चों में, एडोलसेंट्स में कि हाँ भैया बीज को आपको सपोर्ट करना है ना, आप ये पौधे लगाएं। जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं उनका छिड़काव ना करें, ठीक है। देन आप जो मैंने आपको बताया कि या तो लेट में जब पॉलिनेशन नहीं चल रहा है या हवा कम है तब आप पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करेंगे, ये सब आप कर सकते हैं। तो बीज जो हैं दे आर वन ऑफ द माइरेड ऑफ अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, बैटल बीज एंड बटरफ्लाइज, और वो पॉलिनेटर से मैंने आपको बता दिया। तो पॉलिनेटर क्या करते हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स निकालते हैं, वो उसकी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। और क्रॉस पॉलिनेशन से एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड क्रॉप्स एंड 90% ऑफ आवर वाइल्ड प्लांट्स थ्राइव करते हैं, तभी वो रिप्रोड्यूस की किसी भी चीज़ को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं नो मोर बीज, नो मोर पॉलिनेशन, नो मोर प्लांट्स, नो मोर एनिमल्स, नो मोर मैन, ठीक है। तो वो बीज की सर्वाइवल भी हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आपको ये इम्पैक्ट ऑन बीज आपको बता ही दिए हैं, डिफरेंट एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट है, पेस्टिसाइड्स का है, निकोटिनाइड्स का है, पेस्टिसाइड्स का, न्यूरोटॉक्सिक, ये सब का ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये यूएन इन्वायरमेंट बोलता है। देन लास्ट हम लोग बात करते हैं डेथ ड्यू टू रेल एक्सीडेंट्स। देखो रेल जो है, रेल की पटरियाँ जो हैं वो सिर्फ खाली रास्तों या हैबिटेशन से नहीं जाती, वो बहुत ज़्यादा जंगलों से भी जाती है, ठीक है। इनफैक्ट 1987 से 2018 तक 249 एलिफेंट्स की डेथ हो चुकी है। 1300 वाइल्ड एनिमल्स बिजली से मर चुके हैं, इलेक्ट्रोक्यूटेड हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू NGO वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कितनी सारी प्रॉब्लम है। देखो कई बार क्या होता है, तेज ट्रेन जा रही होती है, हाथी आके कट के मर जाते हैं, तो ये क्या है, एक टाइप का इन्वायरमेंटल इश्यूज तो है। तो आप क्या कर सकते हैं, फेंसेस लगी होती हैं, इलेक्ट्रिक फेंसेस लगी होती हैं जंगलों के बीच में कि जंगली जानवर ना आ जाए अंदर इस्टेब्लिशमेंट के, उनसे वो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाते हैं, उनसे वो बिजली से मर जाते हैं। इसलिए जो है उसमें जो है डायरेक्ट DC उसको कम मात्रा में छोड़ा जाता है करंट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो एक तो ये है कि आप जो ये इलीगल फेंस है इसको हटाएं, ठीक है। या जब आपको फेंस यूज़ करनी भी है तो उसको जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तब इस्तेमाल करें। जो हाई टेंशन लाइन्स है, जो बड़ी बड़ी जिसमें बड़ा करंट जाता है, उसको हटाएं, ठीक है। अवेयरनेस लाएं लोगों में, पेट्रोलिंग करें, जॉइंट पेट्रोलिंग करें, फॉरेस्ट गार्ड्स, ठीक है। देन जो एलिफेंट कॉरिडोर्स और जहाँ पे रेलवे की लाइन मिल रही होती है, रेलवे को देखो डेवलपमेंट भी आपको करनी है, लेकिन हम क्या करना है कि आपको इन्वायरमेंट को या नेचर को भी अकाउंट में लेना है। तो क्या होता है, कई बार आप ओवरपास बना सकते हो, आपको पता है कि यहाँ से एलिफेंट क्रॉस होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी स्टडी हो गई है कि एनिमल का मूविंग पैटर्न भी लोगों को पता है, या आपको पता है कि यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे पटरी जा रही है, तो या तो आप इसके अंडर पास बना दो, यहाँ नीचे से भेज दो, या ओवरपास बना दो, ठीक है। गाड़ियों को या ट्रेन को ऊपर से भेज दो, ठीक है। तो आप कॉरिडोर्स बना सकते हो, एनिमल कॉरिडोर्स हो गए, एलिफेंट कॉरिडोर्स हो गए, ताकि वो आराम से मूवमेंट हो सके। देखो वो तो मूवमेंट करेंगे, देन आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट जैसे कैमरा, वायरलेस सेंसर्स, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हो एक्सीडेंट
को रोकने के लिए। देन इंफ्रारेड बीम्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट एलिफेंट मूवमेंट्स एंड एकॉस्टिक डिवाइसेस कैन बी यूटिलाइज टू स्केयर देम अवे फ्रॉम द ट्रैक्स ना, मतलब ट्रैक्स के पास आया, मतलब ट्रैक है ना, आप किसी स्पीकर लगा दो यहाँ पे, किसी जानवर की आवाज़ लगा दो जिससे वो डरता हो, ठीक है। इनफैक्ट अभी हम बीस की बात कर रहे थे, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन है उन्होंने बीस का इस्तेमाल किया उसको भगाने के लिए, एलिफेंट्स को भगाने के लिए, क्योंकि बीस जो है उनको परेशान करती है, ठीक है। तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एकॉस्टिक साउंड्स का, तो उससे क्या होगा कि बेटर आप मैनेज कर पाएंगे अपनी इकोलॉजी को। तो इस चैप्टर में इतना ही। एक और लेक्चर हम लोग नेशनल एनवायरनमेंट इशू में करेंगे, उसमें हम लोग सब्सिडेंस ऑफ कोस्टल एरियाज़ पढ़ेंगे और जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स पढ़ लेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, टेक केयर, और मस्त से पढ़ते रहो। और अल्फा IAS अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे कोर्स लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।